जनता का मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बलविंदर सिंह जी के साथ हैं और बलविंदर सिंह से जानेंगे कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता है और इस समझौते के तहत किस तरह का चुनाव जो समन्वय है वो चल रहा है। इस चुनाव में कई बातों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। बलविंदर सिंह, जनता पर आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, सभी को नमस्कार जी। चुनाव जो चल रहा है, क्या दोनों पार्टियों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो चुनाव है, क्या उसमें समन्वय है आपस में? हाँ जी, बिल्कुल है जी। अगर इन्होंने थोड़ा टिकटों में देरी करी है उसके लिए हमारी भी नाराज़गी थी, क्योंकि हम चाहते हैं कि बीजेपी को जल्दी से यहाँ से भेजा जाए। अगर कांग्रेस उम्मीदवार देती है तभी तो हम उसकी विदाई कर पाएंगे बीजेपी की। उसमें मैं खुद भी नाराज़ था, क्योंकि टिकटा जो बांटने में लेट किया है। नहीं तो अगर 1 महीना पहले टिकटें दी होती तो अब तक खट्टर साहब मैदान छोड़ के भाग चुके होते। भगाएंगे तो अब भी, लेकिन थोड़ी सी आपस में साथियों के साथ नाराज़गी होती है कि कोई काम पहले करने वाला आता है उसको तुरंत कर देना चाहिए। जब बीजेपी ने टिकट डिक्लेयर कर दिया, लगभग 1 महीने के आसपास हो गया है, और हमारे को जो आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे को चुनाव हम लड़ रहे हैं, गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, तो जैसे ही हमारा गठबंधन हुआ था तो हमने तीसरे दिन कैंडिडेट अनाउंस कर दिया था, क्योंकि हम बीजेपी को यहाँ से भगाना चाहते हैं। तो कांग्रेस को चाहिए था भी जल्दी अनाउंस करना, ये थोड़ी इससे नाराजगी है। आप लोगों को लग रहा है कि ये जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के, इनको घोषित करने में देरी हुई, उससे पार्टी को, दोनों जो गठबंधन है, इनको कोई नुकसान हुआ? ऐसे नुकसान की बात नहीं है। जो क्रांतिकारी नेता थे हमारे जैसे, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी कोई कैंडिडेट आए ताकि हम अपना प्रचार शुरू करें, क्योंकि लगभग 800-900 गांव होते हैं पूरी लोकसभा में, तो सभी गांव में जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी पार्टी दूसरे को आप पहले ही एडवांस में मैंडेट दे दोगे कि जी ठीक है जी, आपने तो पहले प्रचार करने का मौका मिल गया, जब दूसरे कैंडिडेट सारे आ गए, यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी का भी कैंडिडेट आ गया था, तो लेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोई कांग्रेस के पास कैंडिडेट की कमी नहीं है, इतनी पुरानी पार्टी है। तो उससे थोड़ी ऐसी हमारी नाराज़गियाँ थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छा कैंडिडेट दिया है इन्होंने, युवा कैंडिडेट दिया है, और हम उससे खुश हैं और उसका सहयोग करेंगे। खट्टर साहब की विदाई में उनका पूरा सहयोग हम करेंगे। अच्छा, खट्टर साहब की बात ही हो रही है यहाँ पर। पूरे प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो दोनों दलों का गठबंधन है, आपका उस गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र में सीट आपको मिली है और 9 सीटें हरियाणा में कांग्रेस को मिली हैं। तो ये जो गठबंधन है, ये इस समय किस स्थिति में है हरियाणा में? गठबंधन बढ़िया स्थिति में है। गठबंधन में हमारी किसी प्रकार की कोई नाराज़गी है ही नहीं, और वो हमारी मदद कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में दिल से मदद कर रही है कांग्रेस, और हम भी यहाँ दिल से मदद करेंगे। अच्छा, दिल से जब आदमी काम करता है तो फिर उसमें कामयाबी भी मिलती है। तो इस समय हम आपसे बात करेंगे करनाल की जो सीट है इसको लेकर के, क्योंकि पूरे हरियाणा में करनाल की सीट बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ हरियाणा के जो मुख्यमंत्री 9.5 साल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का विशेष रुझान यहाँ है, और युवा चेहरे को आपने जैसा कहा उतार दिया है, तो कोई मुकाबले में कहीं कोई कमजोरी नजर आ रही है? मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पे अब बात इलेक्शन से लेके एक अलग मुद्दे पे भी है, क्योंकि जिस उम्मीदवार को बीजेपी ने खुद नकार दिया है और चुनाव से ऐन पहले उसको सीट से उतार दिया है, तो उसको हम स्वीकार क्यों करें। उन्होंने कहा कि करनाल पे पहले बार ही इन्होंने वहाँ पे खट्टर साहब आए और उन्होंने यहाँ पे इनको थोप दिया हमारे ऊपर, और हमने कहा बाहरी और अंदर वाले की कोई बड़ी बात नहीं होती, सारे हरियाणा के रहने वाले हैं, शायद ये हमारा विकास करेगा। इन्होंने 9 साल हिटलर शाही चलाई। खट्टर साहब ने किसी की बात नहीं सुनी। जो भी काम करवाने के लिए जाता था तो कहता थे पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करो, और पोर्टल में हज़ारों नहीं लाखों खामियां थी। और उसके बाद जब जो मोदी साहब के ये मित्र थे, फिर भी इनको वहाँ से सीट से उतारना पड़ा। अब बात इस चीज़ की भी है कि आपने करनाल की जनता को कितना कमज़ोर समझा है कि जिस मुख्यमंत्री को सीट पे हरा दिया उसी को कह दिया जी अब लोकसभा का उम्मीदवार ये होगा, और कहते हैं जी करनाल सीट बीजेपी की सीट है। क्यों करनाल को दिया क्या है आप लोगों ने? मोदी जी, आपसे भी लोगों की अब बहुत बड़ी नाराज़गी है कि आप को लोग प्यार करते थे। आपने पहले
चोपड़ा साहब को यहाँ पे उतारा, उन्होंने कोई काम नहीं करा, फिर उनको आपने हटा दिया, कहता जी ये सांसद काबिल नहीं है, अब भाटिया जी को टिकट दे दी। भाटिया जी ने कोई काम नहीं करा तो कहते हैं जी इसको भी उतारो। अब जो है मनोहर लाल खट्टर को, जिसको पहले ही जनता रिजेक्ट कर चुकी है, तो अब तो जनता का देखने के लिए उन्होंने बताया है कि जनता में करनाल वाले में दम है, या जो बीजेपी सोच रही है ऐसी ही जनता है भी, जो हर बार किसी भी नकारा बंदे को यहाँ से बना देगी। अभी तो हमारी स्वाभिमान की लड़ाई है, और अब अपने स्वाभिमान को जिंदा करने के लिए, रखने के लिए खट्टर साहब की यहाँ से विदाई तय करना चाहती हैं। विदाई तय करना चाहते, आपने कहा रिजेक्ट कर दिया जनता ने इनको, किस रूप में रिजेक्ट हो रहे हैं? ये मुख्यमंत्री पद से उतारा क्यों? अगर ये बहुत काबिल थे तो मुख्यमंत्री 6 महीने और करवा देते। इनको पता था कि इस मुख्यमंत्री के रहते हुए जनता का रोष और बढ़ेगा, और इसीलिए तो उतारा होगा ना, वैसे तो कोई उतारने का कोई कारण नहीं था। दूसरी बात यह है कि उन्हीं को हमारे ऊपर इसलिए थोपा, उन्होंने सोचा करनाल वाले तो सीधे वाले लोग हैं, जिसको मर्जी जो कैंडिडेट दे देंगे उसी को बना देंगे। तो अब की बार ऐसा होने वाला नहीं है। करनाल वालों का जब जमीर जाता है तो ये भजन लाल जैसों की PhD तोड़ के भेजते हैं, खट्टर तो कौन सी खेत की मूली है। अच्छा, तो दूसरी जो एक और बात आ रही है, जैसे आपने कहा भाई जनता जो रिजेक्ट कर चुकी है, और जनता में रोष भी है, कई गांव में मुझे जो सूचना मिली है इनका विरोध भी हो रहा है। ऐसे आके जैसे असंध हल्के में इन्होंने जाना शुरू किया था, बिलोना गांव में गए थे, वहाँ इनका विरोध हुआ, वहाँ ये जा ही नहीं रहे। इनके जो अंध भगत हैं वो कागजों में कह रहे हैं जी हम इतनी वोटों से जीतेंगे, इतनी वोटों से जीतेंगे, यही घमंड तो इनको मारेगा। ग्राउंड पे ना तो ये जाना चाहते हैं और ना ही जनता इनको जाने देगी। किसानों पे इतने अत्याचार किए, मजदूरों पे इतने अत्याचार किए, बुजुर्गों पे अत्याचार किए, युवाओं पे अत्याचार किए, सरपंचों पे अत्याचार किए। इन्होंने छोड़ा कौन है पीटे बगैर? इन्होंने कोई भी जो कर्मचारी है वो पीटे बगैर नहीं छोड़ा, इन्होंने किसान पीटे बगैर नहीं छोड़े, यहाँ तक कि जो सरपंच गांव के सिर का ताज होते हैं उनको भी इन्होंने पीटा। तो इन वोट लेंगे किससे? सभी इनसे समाज नाराज हैं। जो जिस समाज से हमारे केजरीवाल जी नाराज आते हैं उनको जेल में डालने से वो समाज नाराज है, क्योंकि हमारे जो हरियाणा समाजों में बटा हुआ है और सारे समाज के जो बच्चे होते हैं उनका बहुत दर्द समझते हैं, इस कारण से सारा ये समाज नाराज है। उसके बाद यहाँ पे एक पत्रकार को, जिस बरादरी के पत्रकार को इन्होंने अंदर डाल दिया था, वो सारा समाज नाराज है। तो इनके साथ है कौन? मुझे ये बताएं। व्यापारी, जो छोटे व्यापारी हैं, इनके खिलाफ है, छोटे दुकानदार इनके खिलाफ है। तो ये वोट लेंगे क्या? मेरी तो समझ से बाहर है कि हवाई कब तक चलेगी। अगर बड़े बड़े चैनलों को खरीद के ये चाहें कि हम दिखाएं 400 पार 400 पार, वोट तो जनता ने देना, हमें दिखाएं तो सही। निर्मल जी, आप गली में जाओ, यहाँ बॉक्स रख लो और 50 बंदों की पर्ची डलवाओ कि क्या खट्टर साहब को आप पसंद करते हैं। 50 में 49 कहेंगे कि हम पसंद नहीं करते। तो ये खट्टर साहब बनेंगे कहाँ से? और रही बात जो कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया, भले ही देर से दिया है लेकिन बढ़िया दिया है, वो 30 साल का युवा है। और एक बात बताऊं, आज तक जब से हरियाणा बना है, पंजाब यूनिवर्सिटी में मात्र 2 ही प्रेसिडेंट हरियाणा से बने हैं, उसमें एक दिव्यांशु बुद्धि राजा आता है। कोई तो बच्चे में दम होगा ना, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का वो प्रेसिडेंट रहा है। कोई तो दम होगा कि कांग्रेस में वोटों के आधार पे वोटिंग होती है, उसके आधार पे हरियाणा का पद मिलता है। तो युवा का वो प्रेसिडेंट है हरियाणा का, तो बहुत बढ़िया उम्मीदवार उतारा है। उसको लेकर के युवाओं में भी जोश है कोई यहाँ हरियाणा? बिल्कुल जी, और कमाल है। खट्टर साहब में ऐसा कौन सा गुण है जो बुद्धि राजा को ये हरा पाएंगे? बुद्धि राजा में जोश है। नए नए लड़के सोचते हैं कि ये हमारे बराबर का बच्चा है, ये हमारे दर्द को संसद में बयान करेगा, हमारी बात को संसद में रखेगा। तो इसलिए बुद्धि राजा के साथ एक तरफा लोग हैं। और उसके समाज के तो मैंने कल परसों मेरी बात हुई, वो कहते हैं जी बिल्कुल किसी भी हालात में हमें तो चाहिए था भाई कोई खट्टर को हराने वाला उम्मीदवार होगा, और वो कांग्रेस ने दे दिया है। वो कांग्रेस ने दे दिया। आपने बरादरी का सवाल उठा दिया कि उसी खट्टर की जो बरादरी है, मनोहर लाल खट्टर जी की भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, उन्हीं की बरादरी से जो दिव्यांशु बुद्धि राजा हैं वो कांग्रेस ने उतारे हैं।
तो शहर में और आम जनता में कुछ प्रचार है कि जो पंजाबी बिरादरी है उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को बना रखा, अपना नेता स्वीकार कर रखा, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को थोड़ी दिक्कत नहीं होगी? नहीं जी नहीं, वो तो अगर अगर ये पंजाबी के उम्मीदवार ना भी देती कांग्रेस तो भी तो खट्टर साहब को तो पंजाबी समाज देने वाला ही नहीं है वोट, क्योंकि इन्होंने पंजाबी समाज के लिए किया क्या है? पंजाबी समाज के क्रांतिकारी बच्चों को अंदर डाला। अगर पंजाबी समाज में से कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके घर ईडी की रेड डलवा देते हैं। अगर 5 साल पहले अगर किसी के घर ईडी की रेड नहीं डली तो चुनाव में अगर वो कहता जी मैं चुनाव लड़ूंगा तो फिर उसके घर ईडी की रेड क्यों डालते हैं? एक छोटी सी पंजाबियों के लिए इन्होंने धर्मशाला बनाई है, मात्र मेरे ख्याल में 1000 गज में होगी। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें पड़ी हैं, तो इतना बड़ा समाज है, इतने बड़े वहाँ पे वोटर हैं, इतने ज़्यादा पंजाबियों की परिवार है, तो उनके लिए छोटी सी धर्मशाला है। छोटी सी धर्मशाला से क्या होता है? तो इन्होंने ये बताया कि जिस समाज का नाम लेके खट्टर साहब आगे आए थे उस समाज के लिए किया क्या है जो इसको लोग पसंद करेंगे। पिछला जो चुनाव था मेयर का यहाँ करनाल में, वहाँ उन्होंने ये कहा था कि मैं सबसे बड़ा पंजाबी हूँ। एक तरफ कहते हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, मेरे लिए पूरा हरियाणा एक है। नहीं, ऐसे है कि वो अगर हरियाणा की बात करते तो शायद हम भी समाज की ना बात करते। उन्होंने ही शुरुआत करी है कि मैं पंजाबियों का लीडर हूँ। तो अखबार ने ये छापा था कि मैं अकेले पंजाबियों की लीडर हूँ, किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो ये था कि सबसे बड़ा पंजाबी मैं हूँ, यदि पंजाबियों को ही वोट देनी है। हाँ बिल्कुल, ऐसे पंजाबी तो इसलिए हो गया ना, खिचड़ी खिलाने के इनाम में खट्टर साहब को मनपसंद जगह से टिकट मिल गई थी और यहाँ के सीधे भोले लोग हैं जो हर बार भारी को बना देते हैं। तो इसलिए ये बड़ा पंजाबी तो अपने आप ही हो गया। जब बिना कुछ किए टिकट लेके आ गया तो हम इसको बड़ा ही मानते हैं। बिना कुछ किए, बिना तजर्बे के ये मुख्यमंत्री बन गया और 9 साल इसने सीखने में लगा दी और लास्ट तक सीख ही नहीं पाया, फिर लास्ट में इसको उतारना पड़ा। तो बड़ा तो अपने आप ही हो गया ये। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, 400 पार की बहुत बड़ी बात हो रही है। 400 पार इस बार एनडीए के जो घटक दल हैं वो होंगे, और राम मंदिर का मुद्दा भी कहते हैं इसमें थोड़ा सा प्रभाव डाल रहा है। आपको कुछ लग रहा है? ऐसे है कि धर्म से लोग प्यार करते हैं। हमारा जो धर्म से काफ़ी प्रभावित रहता है ये देश, और ये धर्म की आड़ में बहुत लोगों ने इस देश पे राज कर दिया। धर्म के नाम पे बहका के बहुत से तानाशाह यहाँ राज कर गए। अब लोग समझ चुके हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा धर्म जिसने यहाँ से औरंगजेब जैसे खदेड़ दिए, जिस धर्म ने यहाँ से अंग्रेज खदेड़ दिए, वो किसी सरकार के रहमो करम का मोहताज है। ऐसा धर्म नहीं है कि जिसको किसी सरकार अगर उसके मुताबिक आएगी तभी वो धर्म जिंदा रहेगा। अगर ये कहते हैं कि जी हम चले जाएंगे ये धर्म नहीं बचेगा, तो इसका मतलब इस धर्म को वो नेता कमज़ोर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये धर्म सरकारों के सहारे पे चलता है, इस धर्म के अपने पल्ले कुछ नहीं है। इसका मतलब जिन्होंने अंग्रेज भगा दिए, जिन्होंने बड़े बड़े तानाशाह यहाँ से भगा दिए, तो आपका कहने का मतलब है इसका कोई असर नहीं होगा? इसका क्या असर है? ये 200 पार करके दिखा दे। लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं, लोगों को रोजगार चाहिए। और जो मोदी साहब से पहले मैं भी शुरू में प्रभावित था, मैं चाहता था कि ठीक है जी बहुत अच्छे नेता होंगे, लेकिन मैं कैमरे के सामने बोलूँगा कि मैं मान सकता हूँ कि आज तक जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री, यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड में अगर सारे प्रधानमंत्रियों से गिन लें तो सबसे ज़्यादा झूठ शायद मोदी साहब बोलते हैं। कारण यह कि उन्होंने बोला था कि 2022 तक किसानों की आय डबल कर देंगे। अगर किसानों की आय डबल हुई होती तो वो सड़कों पर क्यों बैठते? ये कहते थे 2024 तक हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। 100 स्मार्ट सिटी बने हैं, तो एक भी स्मार्ट सिटी बना है तो निर्मल जी आप बता दो। उसके बाद ये कहते थे करनाल में मेट्रो ट्रेन ले आएंगे। दूसरी ट्रेनों का भी बहुत बुरा हाल है। ये कहते थे जी करनाल में एयरपोर्ट बना देंगे, कोई एयरपोर्ट बना है तो बता दो। उसके बावजूद इन्होंने कहा 15-15 लाख हर बंदे के खाते में आएंगे। चलो हर बंदे के खाते में ना आते, सरकार के खाते में आते तो सरकार हमारी मजबूत होती। वो और उनको तो क्या लाना था पुराने पैसे को, नए जो पैसे हमारे खा गए उनको यहाँ से और भगा दिया। उसके बाद जिनको टिकट देते हैं कहते हैं जी हम बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे जो यहाँ पे जिनको कहते हैं जी ये घोटालेबाज है, उन पे चुनावी बॉन्ड के नाम पे चंदा ले देते हैं, उनको माफ़ कर देते हैं। बलात्कारियों को टिकट दे देते हैं। इन्होंने जितने भी भ्रष्टाचारी हैं
उनको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल देते हैं। कल एक इनके नेता बोल रहे थे, मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि ये तो जो बात है ना वॉशिंग मशीन वाली, ये तो बहुत पुरानी हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा उसने। नई मशीन लिया है? हाँ नहीं, उन्होंने कहा ये बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। उनकी बात बिल्कुल सही है। कहते उसके बाद तो हमने इतने इतने बड़े कांड कर दिए, तुम अभी मशीन को लिए बैठे हो कि वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन। कहते अब तो ये चीज़ पुरानी हो चुकी है। उससे नई चीज़ हमने कर दिया कि जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं इनके देवगौड़ा जी, उनके पोते ने जो अपने पद के प्रभाव के कारण हजारों महिलाओं की नग्न सीडी बनाई, उनके साथ मेरे मुंह से अच्छा भी नहीं लगता रेप किए और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करने के लिए सीडियाँ बना के खुद ही रख लेते थे। इतने बड़े अत्याचार करे जिसको स्टेज पे मोदी जी उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मोदी जी इतना बड़ा कांड होने के बाद आप काहे को बैठे हो? आपको तो जनता को नीचे फेंकने से पहले ही रिजाइन दे देना चाहिए। जब जिस स्टेज में जिस बच्चे के लिए आप तो इतनी बात कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं महिलाओं की नारी शक्ति की रक्षा करते हैं, वो मंगलसूत्र की भी बात कर रहे थे प्रधानमंत्री। इनका जो भांड में की मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, उसको भी ये दिखाना पड़ा कि ऐसे ऐसे कांड हुआ। जैसे उसका चुनाव हुआ उसके बाद जर्मनी भाग गया। तो एयरपोर्ट कोई दूसरी पार्टी के थोड़े, एयरपोर्ट तो आपके ही हैं, अडानी के, अंबानी के, आपकी सरकार के। क्या मतलब, ये तो आपके पर्सनल जैसे ही हैं। जो अडानी का है, अडानी और आपका किसी ने बांटा है। तो उसके बाद वो बच्चा उनका जो सांसद था वो बाहर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है? तो आपने खुद ही भेजा है, बाहर चला जाता है। अब ये किसको बाहर भेजेंगी जनता इस बार इस चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को बाहर भगाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देखते रहिए जनता हल्का। मैं हूँ MS निर्मल।